हेलो बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय या कहें तो शीर्षक विराम चिन्ह उस पे बात कर रहे हैं। तो विराम चिन्ह का ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक विराम चिन्ह का ज्ञान नहीं होगा हम सही वाक्य नहीं लिख पाएंगे। वाक्य में इन चिन्हों का बहुत ही महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज 13 प्रकार के विराम चिन्ह पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले है पूर्ण विराम, जो एक इस तरह से होता है, खड़े डंडे के समान। अल्प विराम, आप साइड में निशान देख ही रहे हैं। अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। या उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं और कोष्टक चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं। निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है योजक चिन्ह की अपेक्षा। योजक चिन्ह आपको दिख रहा होगा, छोटा सा है। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह इस तरह से लगाते हैं हम, 2 बिंदु और फिर एक लंबी डंडी। विस्मय आदि बोधक चिन्ह में इस तरह से एक खड़ी पाई और उसके नीचे एक बिंदु। लाघव या संक्षेप सूचक में एक छोटा सा गोला जैसा बनाया है हमने, ये होता है। और उपविराम, उपविराम चिन्ह और हंसपद या त्रुटि पूरक। तो इन सभी विराम चिन्हों को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए मैं एक एक करके समझा देती हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारा पूर्ण विराम। वाक्य के पूरा होने पर अंत में, यानी जब हमारा पूरा वाक्य खत्म हो जाता है तो उसके लास्ट में, अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। आपको दिख रहा होगा ये निशान, इस तरह से सीधा एक डंडा या खड़ी पाई। तो उदाहरण है इसका, राम अयोध्या के राजा थे। इस तरह का कोई भी एक सेंटेंस, मैं कल बाजार गई, ऐसे कोई भी एक वाक्य पूरा होता है, उसके बाद हमें पूर्ण विराम लगा। पूर्ण विराम का मतलब ये है कि पूरी तरह रुकने के लिए हम ये विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब नंबर 2 पे आता है अल्प विराम। अल्प विराम का निशान ये आपको दिख रहा है, छोटा सा इस तरह से बनाते हैं। तो वाक्य में जिस स्थान पर पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय रुकना हो, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। तो जहाँ हम पूर्ण विराम में जब पूरा वाक्य होने पे रुकते हैं, लेकिन अल्प विराम में पूरे वाक्य के बीच में कहीं हमें थोड़ा सा रुकना है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसका उदाहरण है, मैं बाजार से आम, नाशपाती, सेब और केले लाया। इस तरह से एक पूरा वाक्य है, लेकिन इसमें हमें अलग अलग फलों के नाम बताए हैं अगर हमने, तो हमें यहाँ इस तरह से अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना होता है। अब 3rd नंबर पे आता है अर्ध विराम। अब अर्ध विराम की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम रुकना हो। अब आप देख रहे हैं अर्ध विराम क्या है, अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम, यानी इन दोनों के बीच का जो रुकना है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे उदाहरण, हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं। अब हमें एक एक चीज़ के लिए रुकना नहीं है, डायरेक्ट बोलना है, बस हल्का सा पॉज देना है। कैसे, हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं। इस तरह से इसका उच्चारण करते हैं और ये निशान लगाते हैं। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको दिख रहा होगा, ट टमाटर की तरह उल्टा ट टमाटर का है और उसके नीचे एक छोटा सा बिंदु लगा है। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, इंग्लिश में जिसे आप क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले चिन्ह हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क हुआ और पूर्ण विराम हुआ, अल्प विराम का भी यूज़ करते हैं, इसलिए इनका समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम समझ लेते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसमें तो हमें ये चिन्ह लगाना ही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उत्तर में भी हमें क्या, कौन, कैसे, ये उत्तर में भी आता है, तब भी हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रश्न में ही लगेगा, कभी कभी उत्तर में जब प्रश्न किया जाता है तब भी इसका प्रयोग हो जाता है। तो इसका उदाहरण मैंने लिखा है यहाँ, तुम्हारे मित्र का क्या नाम है। यानी जब कहीं भी क्वेश्चन हो रहा है या प्रश्न हो रहा है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हमें लगाना है। 5वां अगला है उद्धरण चिन्ह। इस तरह से ऊपर हमें इस साइड भी 2 डैश है, इस साइड भी 2 है, और सिंगल वाला भी होता है और डबल वाला भी होता है। तो जैसा वाक्य है उसके हिसाब से हम इसे यूज़ करते हैं। किसी व्यक्ति के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर मैंने कोई बात कही या किसी महापुरुष ने कोई बात कही, तो हमें उसमें अपने हिसाब से उस वाक्य को बदल के नहीं लिख सकते। जैसा उसने कहा है और जैसा प्रचलित है, हमें
वैसा ही कि वैसा बताना है, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये इस तरह से वाक्य खत्म होने के बाद इधर पूर्ण विराम के बाद लगा और यहाँ वाक्य के शुरू होने से पहले लगा। तो ये उस वाक्य को हाईलाइट करने के लिए है कि इन्होंने क्या कहा, और ज्यों की त्यों। यहाँ हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, यानी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसा उन्होंने कहा था हमें वैसा ही कि वैसा बताना होता है। चलिए अगला चिन्ह पे पहुंचते हैं हम। अगला चिन्ह है कोष्टक चिन्ह। अब कोष्टक चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें, ये जो निशान लगा हुआ है ये बड़ा कोष्टक है, ये मंझला कोष्टक है और ये छोटा कोष्टक है। तो ये तो जनरली हम गणित विषय में यानी मैथ्स में यूज़ करते हैं। छोटा कोष्टक हम अधिकतर हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो चलिए, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग वाक्य से जुड़ी जानकारी देने के लिए किया जाता है जो उस वाक्य का अंग नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि वो उस वाक्य का अंग नहीं होती, तब इसका प्रयोग हम करते हैं। तथा भाव, 2 बार भाव लिख दिया मैंने, 1 बार कट कर देना। भाव व्यक्त करने के लिए और किसी कठिन शब्द को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। तो इसका उदाहरण से आप समझ लेंगे, जैसे सभी प्रश्न उत्तर पुस्तिका में हल किए जाएं। ये एक वाक्य हो गया, लेकिन चित्र वर्णन छोड़ के इसको हमें बताना है कि ये भले ही इसका अंग नहीं है कि क्या करना है, इसको छोड़ना है, लेकिन ये ब्रैकेट में यानी ये कोष्टक में लिख दिया गया है, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें ये छोड़ना है और फिर क्या करना है। अब दूसरा उदाहरण है, सीमा चली गई। अब सीमा कैसे चली गई ये क्लियर नहीं होगा वाक्य से, तो यहाँ हम ये कोष्टक चिन्ह लगा कर लिख दे रहे हैं रोती हुई। तो सीमा रोती हुई चली गई, इससे समझ में आ रहा है कि उस वाक्य में उस समय क्या दृश्य उपस्थित हो रहा है ना। तीसरा उदाहरण है, आज संसार में अनेक परिवर्तन आ गए हैं। अब परिवर्तन का एक और अर्थ हमें अगर बताना है या कठिन शब्द लग रहा है परिवर्तन, तो हमने यहाँ कोष्टक में लिख दिया बदलाव। इससे ये समझ में आ जाएगा कि परिवर्तन को बदलाव भी कहते हैं। इस तरह से हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब अगला है 7वां निर्देशक चिन्ह। इस तरह से एक सीधा निशान होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग उदाहरण से पहले तथा संवादों में नाम के बाद किया जाता है। यानी अगर हम कोई उदाहरण दे रहे हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं जैसे के बाद ये लिखा है, तो यहाँ मैंने ये उदाहरण लिखा है, तो उदाहरण के बाद मैंने ये डैश लगाया, यहाँ नाम के बाद लगाया। तो जैसे एकांकी जब हम पढ़ते हैं, एकांकी आपने पढ़ी होगी, बहुत सारे चैप्टर होते हैं या पार्ट होते हैं, तो उनमें हर नाम के बाद इस तरह से निर्देशक चिन्ह लगा होता है। यानी यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि राम अपने पिताजी से कह रहे हैं। अब इतना लंबा नहीं लिख पाएंगे कि राम ने अपने पिताजी से कहा पिताजी आज्ञा दीजिए, उसके बदले हमने ये निशान लगा दिया। तो अब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ राम बोल रहा है, तो राम क्या कह रहा है, पिताजी आज्ञा दीजिए। तो ये इस चिन्ह का प्रयोग हमने इसलिए किया कि ये निर्देशित कर रहा है कि यहाँ ये बोल रहा है, यानी राम बोल रहा है। तो और संवादों के बाद भी यूज़ करते हैं हम इसका, और निर्देशक चिन्ह उदाहरण से पहले भी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ भी किया और यहाँ भी किया। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं अगला योजक चिन्ह। 8वां चिन्ह हमारा है योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह क्या होता है, निर्देशक चिन्ह से जस्ट आधा, बिल्कुल छोटा सा एक डैश होता है। वाक्य में 2 शब्दों को जोड़ने के लिए तथा तुलना करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी 2 शब्द हैं, उनको हमें तुलना करना है। तो जैसे माता पिता, कभी कभी, इस तरह के शब्द जब हम करते हैं तब उसमें उन्हें जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी तुलना करने के लिए भी, जैसे खेलने कूदने से शरीर मजबूत होता है। खेलना कूदना दोनों बराबर व्यायाम है शरीर के लिए, तो हमने यहाँ उनकी तुलना कर दी कि दोनों बिल्कुल बराबर हैं, इससे शरीर मजबूत होता है। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला 9वां है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में आपको दिख रहा है विसर्ग की तरह 2 बिंदु लगी हैं और एक डैश भी लगा है, यानी एक लंबा ऐसी लाइन जैसी बनी हुई है। तो उदाहरण या विवरण अगली पंक्ति में देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्यों को 2 आधारों पर बांटा गया। एक उदाहरण है, वाक्य के बारे में कोई बात नहीं हो रही, ये उदाहरण है। वाक्यों को 2 आधारों पर बांटा गया है और यहाँ ये चिन्ह लगा दिया गया विवरण चिन्ह, और उसके नीचे वाली लाइन में हमने लिख दिया
रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। मैंने सोचा इसी पेज में लिखकर आपको समझा दूं। अगर पेज पलटूंगी तो आपकी ये परिभाषा हट जाएगी तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने जगह नहीं थी फिर भी यहीं लिख दिया है। चलिए अब अगला हम समझ रहे हैं। अगला है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक छोटी सी लाइन है और उसके नीचे एक बिंदु है, पास में लग गई हालांकि वो, तो थोड़ा सा गैप छोड़ के लगती है। वाक्य में हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, विस्मय यानी आश्चर्य, घृणा यानी किसी चीज से घिनाना या नफरत होना आदि के भाव तथा संबोधन करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब यहाँ कोई दुख है, खुशी है, नफरत है, आश्चर्य है, ये सब व्यक्त करने के लिए वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह खाने में मजा आ गया, तो यहाँ वाह के बाद ये विस्मय आदि बोधक लगा दिया हमने। फिर यहाँ तो आश्चर्य हुआ, वाह खाने में मजा आ गया, ये तो हर्ष था समझ लीजिए। यहाँ शोक है, हाय मैं लुट गया, यानी किसी की जेब कट गई या किसी का कोई नुकसान हो गया तो वो दुखी होके कह रहा हाय मैं लुट गया। इस तरह से यहाँ हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि के समय इसका यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है। अब अगला है यानी 11 संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। तो ये छोटा सा एक आपको यहाँ गोला दिख रहा है या सर्कल कहें, बिंदु से थोड़ा बड़ा होता है ये। तो वाक्य में शब्दों को छोटे रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब हमें बहुत सारा बड़ा बड़ा यहाँ लिखना है लेकिन हम टाइम भी बचाना चाहते हैं और जगह भी, और शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं, तब उस शॉर्टकट के लिए हमें इसका प्रयोग करना होता है। यहाँ मैंने लिए का ली ही लिखा है, आप उसे ए भी जोड़ लें। जल्दबाजी में जब लिखते हैं तो कभी कभी छूट जाता है। देखिए लिए, तो डॉक्टर के लिए जैसे यहाँ हमने डॉ लिख दिया, ऊपर चंद्र लगाया है, चंद्र बिंदु नहीं लगता है डॉक्टर में, और साइड में ये लाघव चिन्ह लगा दिया है। इससे हमें समझ में आ जाता है कि ये पूरा डॉक्टर है, इसे हमें डॉक्टर पढ़ना है, लेकिन इसे हमने छोटे रूप में लिखा है। जैसे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, तो BU, बी लिख के और यू लिख के हमने उसे इस तरह से लाघव चिन्ह का प्रयोग किया। जब कोई भी पढ़ेगा तो उसे पूरा पढ़ लेगा, बस हमें इसके फुल फॉर्म पता होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के हमें पता भी होते हैं, कुछ कुछ के नहीं भी पता होते हैं, तो ये शॉर्ट करने के कुल मिलाकर हम कहें कि ये बड़े जो वाक्य हैं या बड़े नाम हैं या बड़े शब्द हैं, उन्हें छोटा करने के लिए हम इन लाघव चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब आया उपविराम। उपविराम चिन्ह संबंधित विषय या शीर्षक को स्पष्ट करने के लिए उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब दहेज लिखा है, अब ये पास में लगाएंगे तो ये विसर्ग होगा, लेकिन ये दहेज से थोड़ा दूर है तो इसलिए ये विसर्ग नहीं है, उपविराम नहीं तो दहेज हो जाएगा अगर विसर्ग इससे बिल्कुल जस्ट बाजू में लगाएंगे तो, लेकिन हमने थोड़ा गैप करके लगाया। तो दहेज एक सामाजिक अभिशाप, तो हमें शीर्षक को स्पष्ट करने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग करना होता है। इस तरह से कोई भी एक शीर्षक लेंगे फिर उसके बारे में आगे लिखा है, तो इस तरह से इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब अगला है त्रुटिबोधक या हंसपद चिन्ह। अब त्रुटिबोधक से ही समझ में आ रहा है जो त्रुटि का बोध कराए, यानी जो गलती का एहसास हो गया कि हमसे कुछ छूट गया है तो हमें उसे कैसे सुधारना है। अब हम फिर से पूरी लाइन लिखेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, और जैसे परीक्षाएं चल रही हैं तो हमें एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, तो हम फिर से पूरी लाइन नहीं लिख सकते। ये सुविधा उसके लिए हिंदी व्याकरण की तरफ से बनाई गई है। तो वाक्य में लिखते समय भूलवश कोई शब्द छूट जाता है तब हंसपद चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य को सुधारा जाता है या सुधारे जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कल बाजार गई थी, अब यहाँ मैं कल गई थी लिख दिया लेकिन बाजार लिखना भूल गए, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया और यहाँ बाजार लिख दिया। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि ये कुल मिलाकर ये वाक्य इस तरह से सुधारा जा सकता है। तो कभी भी हमसे कोई शब्द में छूट जाए कहीं तो इस तरह का निशान लगाकर हम ऊपर लिख देते हैं, और अगर
नीचे लिखना है तो हम उल्टा वी बनाकर नीचे भी लिख सकते हैं। जैसे ऊपर की लाइन बहुत भरी भरी है, नहीं लिख पा रहे, तो हम उसे नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये उसका प्रयोग ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी। इस तरह से हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आज मैंने आपको 13 प्रकार के विराम चिन्ह समझाए। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमारा हौसला भी बढ़ता है और बहुत अच्छी फीलिंग आती है, हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं अगर कुछ पढ़ाकर, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय बाय।